हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आ गए हैं हम लोग दोबारा आपके साथ में जुड़ने के लिए BAVAE 181 उसके कोर्स को लेके, जिसका नाम हम लोग एक और तरीके से भी बोला जा सकता है। ठीक है, जो कि है हमारा हम लोग लेते, चलिए इसको लेते हैं। ओके, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं और एक नाम से, जो कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, क्योंकि इसमें नाम ही है कंपलसरी कोर्स AECC ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज। 50 मार्क्स के एमसीक्यू आपको आएंगे। ठीक है, 50 मार्क्स के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। 50 मार्क्स, ठीक है, 50 एमसीक्यूज आएंगे, 50 मार्क्स है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। और इसका पार्ट 3 हम लोग कवर अप करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और वीडियोस आपके आते रहेंगी, बनता रहेगा। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। पसंद आए तो चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और बिना बात के लेट कितने हुए बढ़ते हैं आगे। पार्ट 3 कवर अप करेंगे, जो कि हम यहां से हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कवर अप कर रहे हैं ब्लॉक 1। ठीक है, ब्लॉक मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन ब्लॉक 1 एंड इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंट स्टडीज। देखो, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस चीज के बारे में जानना कि चीज में है क्या। एनवायरमेंटल सबसे इजी है। हाँ, आप समझ सकते हैं कि यार इजी तो है, ऐसा ही क्या है, 50 मार्क्स तो लाई लाएंगे, लेके आ जाएंगे एमसीक्यूज में, पर इतना भी आसान नहीं है। तभी तो ग्रेजुएशन में नहीं देता एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो थोड़ा सा इन डेप्थ आपको पढ़ाई करनी जरूरी होती है। तो बिना लेट के बढ़ते हैं आगे। ठीक है, BAV आपके कोर्स में भी है, तो मैं इसके साथ में जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा वो बाद में। ठीक है, या फिर आप पहले पढ़ाई कर लीजिए, देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। तो पहले हम लोग ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन, ब्लॉक 2 नेचुरल रिसोर्सेज, ब्लॉक 3 एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न्स, ब्लॉक 4 प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, चलिए इस सब में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाँ, एक चीज और देख लीजिए, ब्लॉक वन में इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट एंड मिनरल स्टडीज जो है उसमें हम लोग 3 यूनिट कवर अप करेंगे। ब्लॉक 1 के नीचे आवर एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, मेजर इकोसिस्टम्स, 3 चीजें हैं। तो यूनिट 1 हम लोग कवर अप करते हैं। चलिए बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आवर एनवायरनमेंट पेज नंबर 7 जो की है, यहां से हम लोग देखेंगे। तो मेन जो कंसेप्ट है वही हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ये तो आप लोग ये इमेज थोड़ा देख लीजिए कहां पे कौन सा है, नहीं है। थोड़ा सा एनवायरमेंट ऑफ ए कार्प इन ए पॉन्ड। ठीक है, तो देख लीजिए फाइटोप्लैंक्टन, क्रेफिश, किसके साथ में क्या रिलेटेड है वो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। पार्ट 1 एंड 2 का जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी है मैं उन चीजों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, ज्यादा जो जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उस चीज को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, चलिए। टाइप ऑफ एनवायरमेंट ऑर्गेनिजम्स इनहैबिट, दे ऑल नीड लाइफ सपोर्टिंग एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल्स। दिस इंक्लूड्स लाइफ सपोर्टिंग, जो भी आपके पास में है वो चीजें जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहने के लिए, जैसे कि एयर, ब्रीदिंग के लिए फूड, वाटर, ठीक है, खाते हैं, शेल्टर चाहिए। ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैनमेड हो। ठीक है, और एज आर्टिफिशियल ड्वेलिंग लाइक हाउसेज, एनवायरनमेंट इज ओनली सोर्स दैट प्रोवाइड्स दिस लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स। तो ये लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स सिर्फ आपको वातावरण ही दे सकता है, एनवायरनमेंट ही दे सकता है, बाकी और कोई चीज आपको नहीं दे सकता है। तो ठीक है, वी मेक यूज ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, soil provides nutrients needed for growth of plants, the landform determines the soil types found in any one area, and soil itself varies from place to place. Some soils are rich in nutrients like lacking in them, the and others are lacking in them। मतलब कहा यहाँ क्या है कि सब कुछ कुछ सॉइल्स में क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कहीं कहीं सॉइल पे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। अलग अलग जगह पे डिपेंड करती है कि कहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगी, कौन से सॉइल में, कौन से सॉइल में नहीं मिलेंगी, तो डिपेंड करता है। लैंडफॉर्म बहुत अलग अलग जगहों का अलग अलग चीजें हैं। तो द सॉइल्स लैकिंग न्यूट्रिएंट नीड एडिशनल ऑफ फर्टिलाइजर, जहां पे आपको सॉइल अंदर से न्यूट्रिएंट्स नहीं होती है, खाद नहीं होगा, तो अलग से आपको खाद यूज करना पड़ता है। जैसे कि फार्मर्स लोगों को आपने देखा होगा कि बीज छिड़कते हुए, मतलब वही जो मतलब जो भी है केमिकल्स वगैरह देते हुए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कोई यानी कि वहां पे न्यूट्रिएंट्स कम है। जैसे क्लाइमेट एंड शॉर्ट टर्म वेदर चेंजेस आर कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय विंड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड रेनफॉल एंड आर डिटरमाइंड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर। एयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ऑक्सीजन, विदाउट विच सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल बी थ्रेटेंड। तो जो भी है वेदर में हमको तरीके से जरूरी है सब कुछ चीजें डालना। ठीक है,
जो क्लाइमेट है, शॉर्ट टर्म वेदर है, वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, मेनली विंड, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, इसमें डिपेंड करती है कि कहाँ का कंडीशन कैसा होगा, वेदर कंडीशन। उस हिसाब से आपका जो मेन चीज है कि वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के क्रॉप्स वगैरह वगैरह आप कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। एयर बहुत जरूरी है जो कि एटमॉस्फेयर में है, जो कि हर एक ऑर्गेनिजम्स के ऑक्सीजन के लिए जरूर मतलब ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए, वो जरूरी होता है। और अगर और एयर हमारे पास में होगा, हम अगर ऑक्सीजन लेंगे तो ही हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करेंगे तो पेड़ों को भी मदद मिलती है। तो ये चीजें हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर लाइफ, मतलब एनवायरनमेंट कैसे जरूरी है आपके लाइफ में, किस तरह से जरूरी है, तो हर तरह से जरूरी हमने देखा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स इन एन एनवायरनमेंट, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है फिजिकल कंपोनेंट्स का एनवायरनमेंट में। फिजिकल कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, लैंड, सॉइल, ठीक है, जो फिजिकली आप देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, पहाड़ पर्वत, यही सब है फिजिकल कंडीशंस। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर लाइफ। अब आपको छोटे में बताना है कि एनवायरनमेंट जो आपका लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है, एनवायरनमेंट रहने, खाना, है ना, ये चीजें आपको मेंशन करनी है। अब देखेंगे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब ह्यूमन के साथ में एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो ये सब लोग देखेंगे। सबसे ज्यादा कि द फर्स्ट सिचुएशन, देयर आर टू डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑब्जर्व्ड इफ वी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। द फर्स्ट सिचुएशन इज दैट ह्यूमन बीइंग एडजस्टेड और अडॉप्टेड टू द प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, दोज हु कुड नॉट अडॉप्ट और एडजस्ट पेरिश्ड, ठीक है। Similar situations can be observed among plants and animals also. As human civilization progressed, people developed knowledge and skill, technology to subjugate nature. This happened faster after Renaissance and Industrial Revolution. It has involved standard of living as well as made human life comfortable. However, this has leads to irreparable damage of environment and threat to human society as well as survival of the planet Earth. Therefore, it has been realized that there should be a balance between development and protection of environment. This approach is best expressed as sustainable development, which we'll discuss in detail in the next section. But now let us consider the various approaches to human environment relationship like determinism, possibilism and environmentalism. ये चीज आपको जरूरी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कहा ये गया है आपको कि देखिए कि जैसे जैसे हम लोग दो चीज पे डिपेंड करते हैं, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब ह्यूमन और एनवायरनमेंट का जो सिविल मतलब एक तालमेल है, वो आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री में पता चल जाता है कि हम लोग कैसे मतलब एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड थे। बिना एनवायरनमेंट खाना, जैसे सॉइल में फर्टिल मतलब कल्टीवेशन करना, ठीक है, और यूसेज ऑफ रिवर, यूसेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चीजें क्या है कि धीरे धीरे जैसे दिन मतलब चेंजेस आती गई, एनिमल ने अपने हिसाब से इसमें अडेप्ट करना चालू कर दिया। जो एनिमल अडेप्ट कर पाया या फिर ह्यूमन अडेप्ट कर पाया वो रह गए, और बाकी जो नहीं कर पाए वो चल बसे बेचारे, ठीक है। तो ऐसा है कंडीशन इस चीज का। तो बाकी चीज क्या है कि नॉलेज और स्किल, ह्यूमन बीइंग्स के नॉलेज और स्किल डेवलप करते गए, तो उस हिसाब से वो अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को चेंज करते गए अपने यूसेज करने के लायक। तो वो अपना जैसे जैसे चेंज करते गए अपने यूज के हिसाब से अपना वो एनवायरनमेंट को चेंज करते गए। तो इस पर कहा यह गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको इस हिसाब से यूज करना चाहिए ताकि किसी मतलब ज्यादा बर्बादी ना हो एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो एक बैलेंस बना रहे, चीजें ठीक रहेंगी, ठीक है। तो कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। बाकी अब ये चीजें तीन चीज आपको याद रखनी है, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म। ये तीन चीज आपके एग्जामिनेशन में आएंगी। तो ये चीज और किसके साथ में क्या रिलेटेड है, ये बहुत जगह क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये पार्ट आपको ध्यान से जरूर पढ़ना है। देखिए डिटर्मिनिज्म, दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन ज्योग्राफर फ्रेडरिक रैटजेल, रैटजेल बोलेंगे, रैटजेल कोई बोलता है, हम रैटजेल नहीं बोल सकते, ठीक है। विच वॉज फर्दर एक्सपैंडेड बाई एल्सवर्थ हंटिंगटन, ठीक है। इस चीज को बाद में एक्सपैंड किया गया, मतलब और ज्यादा इसके बारे में बताया गया। फर्स्ट कॉइन किसने किया, क्वेश्चन आ सकता है कि जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप, कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया और एक्सपैंड किसने किया इस कॉन्सेप्ट को। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया वो फ्रेडरिक रैटजेल है, और जो फर्दर इसको और भी बताया गया इसको एल्सवर्थ हंटिंगटन है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेचर कंट्रोल ह्यूमंस और अर्थ मेड ह्यूमन। तो ये अप्रोच, कंसेप्ट क्या है, बेसिकली नेचर कंट्रोल ह्यूमन, ह्यूमन को नेचर कंट्रोल करता है, और अर्थ मेड ह्यूमन, दिस इज नोन एज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इसको कहा जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ह्यूमन बीइंग इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर।
इसका मतलब क्या है कि इस अप्रोच के अनुसार ह्यूमन बीइंग जो है नेचर के ऊपर इन्फ्लुएंस, नेचर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे कि इनफैक्ट द डिटर्मिनिज्म स्टेट्स दैट ह्यूमन बीइंग इज सबऑर्डिनेट टू द नेचुरल एनवायरनमेंट because all aspects of human life such as physical health and well-being, social, economical, political, ethical, aesthetic not only depend on but are dominantly controlled by the physical environment। तो बाकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल ये सिर्फ इन्हीं अपने आप में डिपेंडेड है, ठीक है, नॉट ओनली डिपेंड ऑन बट आर डोमिनेंटली कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इस चीज को कंट्रोल कौन करता है? फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब जैसे मान के चलो, अगर एग्जाम्पल तरीके से मैं बता दूं आपको, इकोनॉमिक एग्जाम्पल के तरीके से, तो आदमी वहीं पे जाके मतलब रहेगा जहां पे उसको इकोनॉमिक सोर्सेस मिलेंगी। जैसे कि मान के चलो पहाड़ में क्या होता है, अगर जाकर हिमालय में जाके बैठ जाओगे तो हिमालय में आपको इकोनॉमिक सोर्स नहीं मिलेंगी, ठीक है, वहां पे आप ज्योग्राफिकल एरिया वहां पे अलग है। अगर आप वही चीज प्लेन एरिया में आके करोगे तो उस चीज में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगी, मतलब आप वहां पे इनकम सोर्स ज्यादा होगा आपका, ठीक है। तो यही है, तो आदमी यही इस कॉन्सेप्ट का कहना है, डिटर्मिनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कॉन्सेप्ट? पॉसिबिलिज्म। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा 15 मिनट का मिनिमम, 15 मिनट का तो आपको पढ़ना ही है, 15 मिनट का आप देखिए दे ही सकते हो। अगर ज्यादा वीडियो आपको स्लो लगे तो आप फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर ज्यादा फास्ट लगे तो आप स्लो कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, ठीक है। चलिए, ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे। यूनिट 1 का ही हम लोग कवर अप कर रहे हैं, डोंट वरी। ब्लॉक 1 यूनिट 1, ठीक है। पॉसिबिलिज्म, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन लुसियन फेवरे। Possibilism approach in the study of human environment relationship is an offshoot of the criticism of environmental determinism। तो ये क्रिटिसिज्म है, ऑफशूट क्रिटिसिज्म है, ऑफशूट ऑफ द क्रिटिसिज्म, ठीक है, जो कि आपका एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म का। द इवोल्यूशन ऑफ सच ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कहा गया है कि द इवोल्यूशन ऑफ सच ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द, जो कि इन्वायरमेंटल और ह्यूमन, एनवायरनमेंट और ह्यूमन का जो रिलेशनशिप था वो इन्फ्लुएंस कहां से हुआ है? एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये कहा गया कि इन दोनों का जो ये चीज हुआ है, ये जब एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुई तभी हुआ है, ठीक है। पॉसिबिलिज्म इंडिकेट्स दैट physical environment is passive and human being is the active agent at liberty to choose between wide ranges of environmental possibilities। मतलब यहां पे ज्यादा environment को passive कहा गया है और human being को active agent कहा गया है, ठीक है, ताकि कहा यह गया है कि जो ह्यूमन बींग्स है उन्होंने ही अपना एनवायरनमेंट के ऊपर, मतलब पहले डिटर्मिनिज्म में क्या था कि कहा गया था उस कॉन्सेप्ट में कि नेचुरल ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड है नेचर से, नेचर डायरेक्टली रिलेटेड है, नेचर एक्टिव एजेंट था, ह्यूमन बीइंग पैसिव एजेंट था। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग पैसिव एजेंट है, सॉरी, नेचर पैसिव एजेंट है, ह्यूमन बीइंग एक्टिव, मतलब ह्यूमन बीइंग की वजह से ही नेचर में इफेक्ट या फिर चीजें आती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द पैटर्न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज द रिजल्ट ऑफ द initiative and mobility of human being operating within the natural framework। However, it was agreed upon the possibilities that humans lack the abilities to fully tame the nature is and is not always victorious over it। बाद में क्या है कि इसको एग्री किया गया कि नहीं, ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग लैक करता है एबिलिटीज से टू फुल्ली टेम द नेचर, मतलब उसके में ये एबिलिटी नहीं है। पहले तो कहा गया था कि नहीं, ह्यूमन बीइंग पूरी तरह से कंट्रोल करता है नेचर को, ऐसा नहीं है। बाद में कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग पूरी तरह नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है, और हमेशा उसके ऊपर विक्टोरियस नहीं है। बाद में कहा गया एज ए रिजल्ट ऑफ द अबव सम साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स वोच्ड फॉर कॉपरेशन विथ नेचर और म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। तो बाद में इस चीज को ये भी कहा गया है कि इसको हम लोग ऐसा भी नाम दे सकते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि कॉपरेशन विद द नेचर, इस चीज को हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, और या फिर म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, इस चीज को हम लोग ज्यादा फोकस कर सकते हैं या फिर कहते हैं, ठीक है। तो 1.4 कवर अप कर रहे हैं, 1.3 हमने कवर अप किया, 1.4 हम लोग देखेंगे, 1.5 पार्ट 3 में हम लोग कवर अप करेंगे। तो लास्ट पार्ट हम लोग यही है, देखेंगे हम लोग। और 1.5 के पहले, स्टार्टिंग से पहले हम लोग एसएक्यू का फिल इन द ब्लैंक्स ये भी देख लेंगे। एक बार चलते हैं बिना लेट किए हुए आगे, ठीक है। एनवायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच, देखिए दिस अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल जो है इस जो इकोलॉजी का, उस अप्रोच पे बेस्ड है, विच इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन
organism and physical environment on the one hand and interaction among the organisms on the other in a given ecosystem। तो मेनली कहा गया कि इसमें क्या है, ये स्टडी क्या है, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है ऑर्गेनिजम्स का वो है एक साइड में, एंड द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अदर इन ए गिवन इकोसिस्टम। और ऑर्गेनिजम्स के साथ में मतलब ऑर्गेनिजम्स के साथ में फिजिकल एनवायरनमेंट का एक इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन, और ऑर्गेनिज्म के साथ में दूसरे ऑर्गेनिज्म का एक म्यूचुअल इंटरेक्शन, ये चीज पे ज्यादातर डिपेंडेंट है। ठीक है, दिस अप्रोच डिस्क्राइब्स ह्यूमन बीइंग एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर और एनवायरनमेंट। यहां पे एक ह्यूमन बीइंग को बताया गया है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर है, ह्यूमन बीइंग जो है एक पार्ट ऑफ नेचर है। ह्यूमन बीइंग एज द मोस्ट स्किल्ड एंड इंटेलिजेंट हैज अ यूनिक रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग अ नेचुरल एनवायरनमेंट एज हेल्दी एंड प्रोडक्टिव एज इट शुड बी। तो उसको कहा गया कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा स्किल्ड है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो एक यूनिक रोल प्ले करता है या फिर प्ले करेगा, कर सकता है एक मेंटेन करने में क्या नेचुरल एनवायरनमेंट को एज हेल्दी एंड प्रोडक्टिव, जैसा होना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट को, उस चीज को रखने में मदद कर सकता है कि एनवायरनमेंट हेल्दी रहे, प्रोडक्टिव रहे, मतलब बिना कोई नुकसान पहुंचाए। दिस अप्रोच emphasizes on wise and restrained use of natural resources and application of appropriate environment management program policies and strategies, keeping in view in certain basic principles of ecology so that the already depleted natural resources are replenished and healthy and productive health and productivity of the nature is restored। यहां पे कहा यह गया कि क्योंकि मैंने कहा है आपको अभी जस्ट कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्किल्ड है, तो वही कर सकता है नेचर को ठीक ठाक रखना, ठीक है, ठीक ठाक से नेचर को यूज करना, बिना कोई नुकसान के नेचर को मैनेज करना, प्रोग्राम्स, नए पॉलिसीज लाना, स्ट्रेटेजीज लाना, और जो भी इकोलॉजी में और जो भी एनवायरनमेंट में जो नुकसान हुआ है पहले से, उस चीज को कैसे दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, उस चीज को दोबारा कैसे ठीक कर सकते हैं, इस चीज में ज्यादा फोकस किया गया है। एनवायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच जिसको हम कहते हैं, द इकोलॉजिकल अप्रोच इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोग नीचे वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कवर अप किए हैं अभी 1.4 यूनिट ब्लॉक 1 और यूनिट 1, ठीक है, उसका 1.4 तक कवर अप करेंगे। नेक्स्ट हम लोग वीडियो क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पार्ट में 1.5 नेक्स्ट में कवर अप करेंगे। तो उससे पहले आप थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को देख लीजिए, ध्यान में दे दीजिए, और पढ़ाई थोड़ा सा ध्यान में रखना, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको 15 से 20 मिनट देने में इस वीडियो को सुनने के लिए, बस, कोई दिक्कत नहीं। 50 मार्क्स है तो आसान देखने में, पर बिना पढ़े तो कुछ भी आसान नहीं है, ठीक है, पढ़ना तो आपको है, बिना पढ़े तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए यहां पे देखेंगे हम लोग, द अप्रोच ऑफ डिटर्मिनिज्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश एंड डैश। अप्रोच ऑफ डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ, यहां पे आपको बताया गया अप्रोच डिटर्मिनिज्म, हाँ, अप्रोच ऑफ डिटर्मिनिज्म, तो डिटर्मिनिज्म में चले जाएंगे, ठीक है। यहां पे द अप्रोच ऑफ डिटर्मिनिज्म, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट नेचर कंट्रोल ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन। तो ये दो चीज आपको यहां पे मिल जाएंगे, ये चीज आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। इन दो यूनिट 1 एंड 2 इसका जो क्वेश्चन है ये आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट करिएगा, मैं चेक करके आपको बताऊंगा सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ में। नेक्स्ट पार्ट में लोग कवर अप करेंगे 1.5 कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, सस्टेनेबिलिटी है क्या, और कैसे एक दूसरे से नेचर के साथ में, ह्यूमन के साथ में क्या रिलेटेड है, बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।